आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर। अब इस वेक्टर वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वैसे तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में वेक्टर आप लोगों को पढ़ाया जाता है, बट अभी के लिए वेक्टर का जो फिज़िक्स में एप्लीकेशन है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो फिज़िक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। तो अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मोटे मोटे तौर पे दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। उनमें जो पहली कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। पहली कैटेगरी है स्केलर क्वांटिटीज़ की, और इसमें जो दूसरा कैटेगरी है वो है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले इन दोनों को हम पहले समझ लेते हैं कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। अगर आप स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो आप स्केलर क्वांटिटीज़ में लिख लीजिए विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती। जबकि अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इनमें मैग्नीट्यूड भी आपको देखने को मिलेगा एंड डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में लिख लीजिए दैट इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी। अब अगर हम देखें स्केलर क्वांटिटीज़ को, जो हमारे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ पर अप्लाई होते हैं, जबकि ये रूल्स वेक्टर क्वांटिटीज़ पर अप्लाई नहीं होते। तो ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमने सीख रखा है, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारे रूल्स जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ पर हमारे अप्लाई होते हैं। बट अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैज़ डिफरेंट रूल्स। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटीज़ हैज़ डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग addition subtraction, addition comma subtraction and multiplication। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अलग ही रूल्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के। जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, तो ये क्वांटिटीज़ स्केलर हैं। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अभी के लिए जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो इस वेक्टर क्वांटिटीज़ को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। तो अगर हम वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये वेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर वेक्टर का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को, जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो बना करके, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक एरो से हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरो से अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगी, डायरेक्शन ऑफ एरो, ये जो एरो की डायरेक्शन होगी इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ एरो विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जो एरो का डायरेक्शन होगा वो आपको वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन दे देगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर क्वांटिटी का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो हमें अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हो वेक्टर क्वांटिटी का तो वो हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो। अब जैसे यहाँ मैंने जो एरो बना रखा है, अगर इस एरो की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लेंथ से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसकी लेंथ जो होगी ये इसके मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दे रही है। और जो एरो का हेड है, जैसे एरो का हेड हमारा इस तरीके से पॉइंट कर रहा है, तो जो ये एरो का हेड है ये वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उन सभी को हम, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इन सबको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो हमने देखा कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एक एरो बना करके आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब
यहाँ पर तो हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ का ऐसा ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन आपको बताया। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ का एक दूसरा टाइप का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक्स एक्सिस दिया गया है, ये वाई एक्सिस दिया गया है। अभी के लिए हम 2 डायमेंशनल प्लेन लेके चल रहे हैं और इस 2 डायमेंशनल प्लेन में हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, b। तो अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है b। तो यहाँ जो हम डिस्टेंसेस दिखा रहे हैं ये हो गया ओरिजिन, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हो गया a, और ऊपर की तरफ ये जो डिस्टेंस है ये है b। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे a, b। अब अगर पॉइंट P की लोकेशन आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना चाहो तो पॉइंट P की लोकेशन जब आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताओगे तो पॉइंट P की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपने ये एरो बनाया है। ये जो एरो है, इस एरो को हम बोलेंगे OP वेक्टर। इस एरो को हम बोलेंगे OP वेक्टर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो बना के। तो यहाँ पॉइंट O से पॉइंट P की लोकेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है OP वेक्टर से। और ये OP वेक्टर होगा कितना? अगर हमको पॉइंट O से पॉइंट B जाना हो तो हम कैसे पहुँचेंगे? हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा A यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस। हम x एक्सिस के तरफ A यूनिट डिस्टेंस चलेंगे प्लस B यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस। y एक्सिस की डायरेक्शन में B यूनिट डिस्टेंस चलेंगे। और जब हम A यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस प्लस B यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हम पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। अब यहीं पर एक कैच है कि x एक्सिस के अलॉन्ग जब आप मोशन कर रहे हैं तो x एक्सिस की डायरेक्शन में हमने एक सिंबल डिसाइड कर लिया i कैप। इसी तरीके से y एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक सिंबल डिसाइड कर लिया j कैप। अब अगर यहाँ पर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करो OP वेक्टर को तो यह आ जाएगा a i कैप प्लस b j कैप। यह आपके पास OP वेक्टर यहाँ पर मिल गया। तो OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ऊपर देखा कि हमने लिखा है a यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस प्लस b यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस। ये तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो नॉलेज है वहाँ से हमने पॉइंट P की लोकेशन स्पेसिफाई कर दी। लेकिन यही इसी पर्टिकुलर लोकेशन को अगर आप आई कैप और जे कैप वाले सिंबॉलिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये जो नोटेशन है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर नोटेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है वेक्टर नोटेशन की, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर नोटेशन। ये वेक्टर नोटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब यहाँ पर जो पॉइंट P है ये सीधे सीधे आपको पॉइंट P की लोकेशन बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब मैं पॉइंट P को लोकेट कर रहा हूँ तो मैं आपको ये समझाते हुए लोकेट कर रहा हूँ कि पॉइंट P की लोकेशन क्या है। मतलब आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो एरो है ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रहा है। आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ तो डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती है। अब जैसे यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है, इसी तरीके से अगर हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्वांटिटी दी जाती, सपोज़ हमसे कहा गया है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। तो ऐसे में अगर मैं फोर्स वेक्टर लिखता तो फोर्स वेक्टर हमको मिल जाता 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 25 के कैप। इस तरीके से हमको मिल जाता। अब सपोज़ ये यहाँ तो हमने फोर्स के लिए आपको दिखा दिया। एक और वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ वेलोसिटी है। अब अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कह दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल की वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है उसको कह दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल की वेलोसिटी का जो जेड कंपोनेंट है उसको कह दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में तो कैसे करोगे? ये आपने लगा दिया वी वेक्टर और ये कितना मिलेगा? ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में आप किस तरीके से i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ पहले हमको समझनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर समझाने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल लेकर के पॉइंट P की लोकेशन हमने OP वेक्टर से आपको समझा दी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर अगर फोर्स होता, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये 15 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है इसलिए आपने 15 आई कैप लिख दिया। यहाँ 10 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है इसलिए आपने 10 जे कैप लिख दिया।
यहाँ ये 25 न्यूटन फोर्स जेड एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, आप इसलिए आपने 25 के कैप लिख दिया। सेम यही चीज़ आपके वेलोसिटी के लिए भी है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को आपने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साफ साफ अभी पता चल रहा है कि आई कैप साथ में लिखा है 2 के, तो आप देख के समझ जाएंगे कि 2 वेलोसिटी है पार्टिकल की एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने जो सिंबल माना था वो था आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो सिंबल था वो था जे कैप। इसी तरीके से जेड एक्सिस के लॉन्ग जो सिंबल होगा उसको हमने कह सकते हैं के कैप। ये हो गया के कैप। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये वेक्टर है क्या। तो वेक्टर का एक तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया कि आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं। तो वो तो आपने एरो रिप्रेजेंटेशन में सीख लिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था हमारा ऊपर, जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एरो के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो की जो लेंथ होगी वो आपको मैग्नीट्यूड बता देगी, और जो एरो की डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन बता देगी। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा वो हमने सीखा आई कैप जे कैप के फॉर्म में। यहाँ हमने आपको पॉइंट की लोकेशन के फॉर्म में समझाया है, और आप इसको फोर्स के लिए, वेलोसिटी के लिए, जो भी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी दी जाएगी उसके लिए जनरलाइज करके अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कि भाई जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो उसको जे से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी को आप आई कैप जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो बात रही रिप्रेजेंटेशन की। अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में हमने कोई वेक्टर लिख दिया आर वेक्टर। आर वेक्टर हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपने आर वेक्टर लिखा हुआ है। अब ये जो आर वेक्टर आपने लिखा है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब इस वेक्टर में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आर वेक्टर में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो है इसका मैग्नीट्यूड, इस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको लिखना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है इस वेक्टर का डायरेक्शन। इस आर वेक्टर में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। आर वेक्टर के सामने हम इस तरीके से दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ आर वेक्टर। इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ आर वेक्टर। मॉड ऑफ आर वेक्टर ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, एक्चुअल में इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ आर वेक्टर। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो कि ये मॉड ऑफ आर वेक्टर जो है ये आपको बताएगा क्या, तो ये बताएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? ये होगा अंडर रूट ऑफ, अब देखिए ध्यान से वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ x है, x का स्क्वायर कर दो। जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ y है, y का स्क्वायर कर दो। और के कैप का कोफिशिएंट है z का स्क्वायर। यहाँ से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल पाएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम इसमें बात करेंगे, एक दूसरा वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझो यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, तो आप यूनिट वेक्टर में लिख भी लीजिए मेरे साथ साथ, यूनिट वेक्टर्स आर those vectors, unit vectors are those vectors whose magnitude is 1, जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1, whose magnitude is 1 and they are used to represent direction, they are used to represent direction। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिनका यूज़ हम करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने अभी सिंबल दिखाए थे ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है? दीज आर यूनिट वेक्टर्स, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। और ये आई कैप जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर्स हैं किस किस के एक्सिस के लॉन्ग हैं? तो आप देखते हैं एक्स एक्सिस इस तरीके से हो गया, वाई एक्सिस इस तरीके से हो गया, और ये आपका तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा के कैप। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर जो है आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बता रहा होगा, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बता रहा होगा, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बता रहा होगा। तो ये चीज़ है वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में। आपने यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस देखा। अब यूनिट वेक्टर से आप निकालेंगे कैसे? तो ये जो आर वेक्टर हमको दिया गया है, आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है और इस आर वेक्टर में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो हम करेंगे क्या?
हमको पता है, एक बात का चल चुका है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये डायरेक्शन बताते हैं। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अब अगर हमको डायरेक्शन लिखना है किसी भी वेक्टर की, तो डायरेक्शन लिखने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आर के ऊपर कैप लगा के हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आर कैप हमको मिलेगा कैसे? इसका फार्मूला है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझ लेंगे कि ये आया कैसे। देखिए ज़रा, ये जो आर वेक्टर है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब आर वेक्टर को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से, आर वेक्टर के मॉड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बचेगा क्या? केवल डायरेक्शन। अब यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और अगर अपॉन में मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला निकाल लिया है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आपने अभी तक जो भी बातें सीखी हैं, सबसे पहले आपने सीखा कि वेक्टर का एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद आपने देखा आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, वो हमने सीखा। उसके बाद आपने ये देखा कि अगर आपको आर वेक्टर दिया गया है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे। आपने देखा कि अंडर रूट ऑफ सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर आप कर दें तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और अगर वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो उस पर्टिकुलर वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग। यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने सीखा कि यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इन वेक्टर्स को केवल डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ में लाया जाता है। अब यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स थे जिनकी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो हमने कर लिया, अब यहाँ से क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो पहला पैटर्न है आप ऐसे देख लीजिए, जैसे आर वेक्टर आपको दे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब हमको अगर निकालना हो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा ये, सॉल्व कर लीजिए। 4 प्लस 9 प्लस 25, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 प्लस 25, ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 38। ये आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। और अगर डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर वेक्टर। तो हम अभी लिखने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर वेक्टर। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो आर के ऊपर कैप लगाओगे। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर के ऊपर कैप लगा के, और ये आर वेक्टर आएगा कितना, ये आएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अभी हमने फार्मूला आपको समझाया। अब आर वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकल के आया है वो है अंडर रूट 38। ये वैल्यू आपने पुट कर दिया और ये आपको मिल गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर वेक्टर। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ हमने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, इसी तरीके से क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज़ आपको किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू दिया गया है और ये फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 13k कैप न्यूटन। ये फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है। अब फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है और दूसरी चीज़ जो पूछी गई है वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता चलेगी, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग फोर्स। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग फोर्स, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा तो यूनिट वेक्टर लिख लेंगे तो डायरेक्शन हमको स्पेसिफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा एफ वेक्टर के आगे आपने दोनों साइड मॉड लगा दिया और ये आएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 13 स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 169। यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 प्लस 169, ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 5 14 4, कैरी आएगा 1, उसके बाद 9 और ये 194 न्यूटन। तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो आपको मिल गया है अंडर रूट ऑफ 194 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड मिल गया। अब अगर आप यूनिट वेक्टर चाहते हैं, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग फोर्स,
यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो एफ के ऊपर कैप लगा दें और ये आएगा कितना, ये आएगा फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। और अब यहाँ से कैलकुलेट करिए इसको, तो फोर्स वेक्टर हमको दिया है 3i + 4j - 13k और अपॉन में √194। यहाँ से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं अलोंग फोर्स। तो अभी हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखा, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी चीज़ वेक्टर का आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज़ आपने निकालना सीखा कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इस टॉपिक की है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स जो हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो हमारा मेथड है उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड्स में जिस तरीके से हमने एरो के फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, तो सिंपली उसी फॉर्मेट में हमको एडिशन करना रहेगा। एंड जो दूसरा तरीका है वो है एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स में बेसिकली हमको क्या करना रहेगा कि एक तो आपने आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में नोटेशन देखा है, तो अगर आप उसी फॉर्मेट में ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे। एनालिटिकल मेथड में यूजुअली हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं, एक तो है पैरेललोग्राम लॉ एंड दूसरा जो हमारा सिंपल एडिशन रहता है आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में। ग्राफिकल मेथड्स को फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक है हमारा ट्रायंगल लॉ और दूसरा है वो है पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगन लॉ। अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड्स में ट्रायंगल लॉ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हम इसकी सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन हमारा है ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड। सपोज़ आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमने इस तरीके से दिखा दिया ए वेक्टर, ये हमको पहला वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर। यह है ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमसे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करिए आप। ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है। ग्राफिकल मेथड से हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करके दिखाना है कि कैसे बनेगा। तो ऐड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ए वेक्टर बना लो। तो मैं यहाँ से ए वेक्टर को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने ए वेक्टर बना दिया। बनाने में ध्यान ये रखना है कि जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसी सेम डायरेक्शन में ए वेक्टर होना चाहिए, और जितनी ए वेक्टर की लेंथ है वही सेम लेंथ ए वेक्टर की यहाँ भी आपको बनानी है। बी वेक्टर की बात करो तो बी वेक्टर को भी हमने यहाँ से उठाया और बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अब ऐड करने में ध्यान ये रखना है कि एक वेक्टर की पहले वाला जो हमारा वेक्टर था उसके हेड पर दूसरे वाले वेक्टर की टेल को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया। अब इनिशियल पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया, फाइनल पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। ये जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने पर ही आपको एरो जो मिला है ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने पर जो एरो आपको मिलेगा ये आपको बताएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना के आपको दिखाया। अब अगर सिमिलर फैशन में आप बनाना चाहें बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो इस बार मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कैसे बनेगा। तो मैंने सबसे पहले ए वेक्टर बना दिया। अब ए वेक्टर बनाने में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर एक्ट कर रहा था, बी वेक्टर हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था, इसी डायरेक्शन में हमने बी वेक्टर बनाया है। जितनी लंबाई इस बी वेक्टर की थी सेम उतनी ही लंबाई इस बी वेक्टर की भी है। अब हम बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ए वेक्टर को सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर बना दूँगा। तो ये हमने बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड कर दिया। ऐड करने में ध्यान क्या रखना है कि जो पहले वाला वेक्टर था उसके टिप पर दूसरे वाले वेक्टर की टेल को इस तरीके से रख देंगे। अब इसके बाद इनिशियल पॉइंट देख लो और फाइनल पॉइंट देख लो। तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद ये जो वेक्टर मिला है, जो मैं रेड कलर के एरो से दिखा रहा हूँ, ये वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करेगा ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है
और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, ये हमने दोनों को रिप्रेजेंट करके दिखाया है, दोनों इक्वल है। क्यों? बिकॉज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की भी है, और जिस डायरेक्शन में ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पॉइंट कर रहा है इस तरीके से इस डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का एरो भी है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इस वजह से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों को हम यहाँ से इक्वल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अब वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने आपको ए वेक्टर बना के दिखाया कि इस तरीके से आपको ए वेक्टर दिया गया है। अब अगर आप माइनस ए वेक्टर बनाना चाहें तो माइनस ए वेक्टर का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, केवल वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई। तो हमने आपको ऊपर ए वेक्टर बना रखा है, यहाँ पर नीचे जो वेक्टर आपको दिया गया है ये है माइनस ए वेक्टर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप बी वेक्टर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बी वेक्टर है, और माइनस बी वेक्टर बनाएं तो अपोजिट डायरेक्शन में ये आपको माइनस बी वेक्टर देखने को मिल जाएगा। अब आपसे अगर कहा जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें तो आपने जैसा ऊपर मेथड दिया गया था उस तरह कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें। दैट मीन्स हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ए वेक्टर तो सीधे सीधे पहले बना लिया। अब ए वेक्टर का जो टिप दिख रहा है, इस पर्टिकुलर टिप पर मैं माइनस बी वेक्टर को इसमें ऐड करूँगा। अब माइनस बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है। अब माइनस बी वेक्टर का जो टेल है उसको मैं ए वेक्टर की टिप पर रखूँगा और इस तरीके से ऐड कर दूँगा। तो ये हमारा वेक्टर जो है ये है माइनस बी वेक्टर। यहाँ पर ये माइनस बी वेक्टर नीचे की तरफ हमने दिखा रखा है, इसी सेम वेक्टर को यहाँ के ला के रख दो। इसका ये जो टेल वाला पॉइंट है इसको यहाँ पे रख दो और हेड वाला पॉइंट ये हो गया। तो अभी ये जो इनिशियल पॉइंट आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट यहाँ पर इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करो। तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने पर जो एरो ये मिला है ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको हमने देखा। अब अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अब बी वेक्टर में ए वेक्टर को माइनस करना है तो सबसे पहले बी वेक्टर बना लो, ये बन गया बी वेक्टर। अब बी वेक्टर में ऐड करना है माइनस ए, तो ए वेक्टर राइट की तरफ है तो माइनस ए लेफ्ट की तरफ है, इसको ऐड करना है इसमें माइनस ए को। तो माइनस ए का एडिशन जब आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से माइनस ए वेक्टर का जो टेल है उसको बी वेक्टर के हेड पे रख देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ए वेक्टर। अभी इनिशियल पॉइंट यहाँ मिल गया, फाइनल पॉइंट यहाँ है, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करो। ये जो एरो मिलेगा इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने पर ये आपको बता देगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो कुछ इस तरीके से हम ए वेक्टर बी वेक्टर अगर हमको दिए जाएं तो हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगा उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं दूसरा लॉ जिसको कि हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ। सेकंड जो पॉलीगन लॉ है इसकी अगर हम बात करें तो ट्रायंगल लॉ से ये डिफ़र सिर्फ इस मामले में करता है कि ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और ट्रायंगल लॉ में जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। लेकिन पॉलीगन लॉ में जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज़ आपके पास ये वेक्टर दिया है ए वेक्टर, इस तरीके से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर हमको दे दिया गया बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ऊपर की तरफ वेक्टर दिया गया है ये है सी वेक्टर, इस तरीके से। और हमसे कहा जा रहा है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ना है, हमको तीनों को ऐड करना है। तो एडिशन का जो तरीका है वो बिल्कुल वही है जैसा कि ट्रायंगल लॉ में था। अगर आप यहाँ से हम ए वेक्टर को कॉपी कर ले तो पहले ए वेक्टर को बना लेंगे, ये ए वेक्टर बन गया हमारा। अब ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है तो यहाँ से बी वेक्टर को कॉपी करेंगे। अब बी वेक्टर को ऐड करते टाइम पर इस बात का ध्यान रखना है कि बी वेक्टर का जो टेल है उसको ए वेक्टर की हेड पर रखेंगे। तो बी वेक्टर का जो टेल है इसको ए वेक्टर की हेड पर कुछ इस तरीके से रख देंगे। अब उसके बाद है सी वेक्टर। अब यहाँ से सी वेक्टर को भी जब आप ऐड करेंगे तो सी वेक्टर का जो टेल है उसको बी वेक्टर की हेड पर रख देंगे, कुछ इस तरीके से आपका सी वेक्टर बन गया। अभी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पहचानिए और उनको ज्वाइन करिए। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ मिल गया, फाइनल पॉइंट ऊपर मिल गया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर आपको मिलेगा इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने पर ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा इन तीनों का एडिशन। अब सपोज़ हमसे कहा जाता है कि आप बना के दिखाइए ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। अब हमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जिस वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा है उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो माइनस जो साइन है वो सी वेक्टर के पहले लगा हुआ है, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करके इस तरीके से आप एरो बना लीजिए। ये जो रेड कलर का एरो मैंने बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस सी वेक्टर। अभी एडिशन का जो तरीका था उसको फिर से लगाते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर बना लो, ये हो गया ए वेक्टर। अब ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करोगे तो बी वेक्टर की टेल जो है उसको ए वेक्टर के हेड पर रख दिया, तो ये हमको मिला था ए वेक्टर, ये मिल गया था हमको बी वेक्टर। अभी सी वेक्टर ऐड करना है तो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ सी वेक्टर को हम ऐसे ऐड कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस सी वेक्टर। नीचे की तरफ ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट अब ढूंढिए, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट ढूंढिए, ये हो गया फाइनल पॉइंट। और इनिशियल से फाइनल को कर दीजिए ज्वाइन। तो इनिशियल से फाइनल वेक्टर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो रेड कलर से एरो हमको देखने को मिलेगा, ये रेड कलर से एरो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये एरो, और ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इस तरीके से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ दोनों से ही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। पॉलीगन लॉ के बाद अभी वेक्टर एडिशन में हम चलते हैं एनालिटिकल मेथड्स की तरफ। और एनालिटिकल मेथड्स में जो पहला मेथड है हमारा उसकी हम बात करेंगे, जो कि था पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ की हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसका उसके डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज ए वेक्टर इस तरीके से दिया गया है, ये हमारा ए वेक्टर है। बी वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये बी वेक्टर है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो पैरेललोग्राम लॉ में हम वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं कि दोनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर मिले। जैसे कि ट्रायंगल लॉ में बात करूँ तो ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को आगे ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर की टेल को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की टेल को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो ऊपर जो बी पॉइंट का ये एरो मिला है, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन बढ़ाओ नीचे वाली लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरे वाले एरो से बी वेक्टर के डायरेक्शन के पैरेलल इस तरीके से डॉटेड लाइन बढ़ाओ। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल जाएंगी तो इस तरीके से हमारा ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये एरो दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये होगा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब सपोज ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर्स आपको दिए गए थे, इनके बीच का एंगल था थीटा। ये एंगल हमने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा। अब यहाँ से हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया डॉट डॉट करके, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है N, इस पॉइंट को कह दिया O, इस पॉइंट को कह दिया P। ये हमने पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब ये जो एंगल हमको देखने को मिलेगा ये मिल जाएगा थीटा, बिकॉज ये वाली जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये, और इधर वाली लाइन्स, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। यहाँ वाली ये वाली लाइन बी वेक्टर वाली, और इधर ये जो PN वाली लाइन आप देख रहे हैं, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये दोनों एंगल्स सेम आएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल PMN की। ट्रायंगल PMN में अगर आप देखें और आप इसमें साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा मिल जाएगा आपको PM डिवाइडेड बाई PN। यहाँ से अगर PM हम निकालें तो ये आ जाएगा PN साइन थीटा। PM का वैल्यू मिल जाएगा PN साइन थीटा। और PN अगर आप निकालें तो ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर है ये हमारा B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस वाले वेक्टर की जो लंबाई होगी वो B के बराबर होगी, क्योंकि B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B के बराबर होगा। तो ये जो वेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है B। तो अगर हम PN की बात करें तो PN जो है वो B के पैरेलल है, तो ये भी होगा B के इक्वल। तो यहाँ से PM अगर हम निकालें तो PN की जगह पर B पुट कर देंगे और साथ में साइन थीटा। तो यहाँ से इस ट्रायंगल में ये साइड हमको मिल गया B के बराबर, बिकॉज ये B था। तो सीधे सीधे अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा का वैल्यू होगा PM अपॉन B। तो यहाँ से PM का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा B साइन थीटा। मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये हो जाएगा B साइन थीटा। सिमिलरली सेम ट्रायंगल PMN में अगर आप कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा हो जाएगा MN अपॉन में PN, और यहाँ से MN का वैल्यू अगर निकालें तो MN का वैल्यू हो जाएगा PN कॉस थीटा।
अब एम एन हमको मिल गया है पी एन कॉस थीटा, और पी एन हमने देखा बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। एम एन का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया बी कॉस थीटा। एम एन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा एम एन, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से। अब हम जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, क्योंकि हमको निकालना है कैपिटल आर रिजल्टेंट हमको यहाँ से रिप्रेजेंट करके इसका वैल्यू निकालना है, तो हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ एम पी की। ट्रायंगल ओ एम पी में अगर आप देखें तो ये जो एंगल आपको दिया गया है एंगल एम, ये है 90 डिग्री। अगर एंगल एम 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे आपको पता चलेगा कि ये जो पी ओ का स्क्वायर है ये होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। अब एक एक करके मैं वैल्यूज़ इसमें पुट करूँगा कि जो पी ओ हमको दिया गया है वो है कैपिटल आर, सो कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो ए प्लस बी कॉस थीटा कैसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है ए, और ए में जब आप बी कॉस थीटा ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये है बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आर का वैल्यू निकाल पाएंगे। वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो 2ab कॉस थीटा इसको अलग लिख लें, ये हो गया 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमको पता है कि ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट आर मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर आपको दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हुए दिए गए हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से जो उनके रिजल्टेंट का फार्मूला हमको मिला है वो आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा आपको जो दिया गया है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है थीटा। सिमिलरली इसी में हम एक टर्म और निकालते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे लग रहा है, ये अल्फ़ा एंगल भी हम निकालते हैं। अब यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर tan अल्फ़ा लगाओ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है OPM, ट्रायंगल OPM में अगर आप tan अल्फ़ा लगाएं तो tan अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बी साइन थीटा अपॉन में ये पूरा का पूरा जो बेस दिया गया है, बेस कितना होगा a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा भी यहाँ से आप लिख लीजिए डायरेक्शन निकालने के लिए या एंगल निकालने के लिए, तो tan अल्फ़ा आएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से tan अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं, एंगल आपको मिल जाएगा कि a से कितने डिग्री एंगल बनाते हुए रिजल्टेंट आपका एक्ट कर रहा है। तो अल्फ़ा जो एंगल है वो कहाँ से है, a की डायरेक्शन से। सो अल्फ़ा इज़ एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अल्फ़ा इज़ एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर से अल्फ़ा एंगल बनाते हुए रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है। ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, रिजल्टेंट के लिए और tan अल्फ़ा वाला जो फार्मूला हमने निकाला है। अब इसी फार्मूले से अगर मैं कुछ स्पेशल केसेस आपको दिखाऊं, जैसे फर्स्ट केस हम मान के चलते हैं, सपोज़ इधर की तरफ हमारा वेक्टर दिया गया है a, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर दिया गया है b, और दोनों को अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ रहे हैं तो दोनों की टेल को ऐसे मीट कराएंगे, और a और b के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब अगर a और b के बीच में 90 डिग्री एंगल है, आप यहाँ से पैरेललोग्राम बनाने का करो प्रयास, ऐसे डॉटेड लाइन्स आप खींचेंगे और इस तरीके से पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब आप इनिशियल पॉइंट को इधर डायगनली ऐसे ज्वाइन करें, ये जो डायगनल आपने बनाया है ये होगा आपका रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट आएगा कितना, ये होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो a और b के बीच का एंगल आपको कितना दिया है, 90 डिग्री, तो थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करें तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है कि cos 90 का जो वैल्यू होता है ये होता है 0। cos 90 की जगह 0 पुट करें तो रिजल्टेंट मिलेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको 90 डिग्री पर एक्ट करते हुए दिए जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा आर वो आपको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और यहाँ पर अगर आप एंगल निकालना चाहें कि ये जो अल्फ़ा एंगल बनेगा ये कितना होगा, तो यहाँ भी देख लीजिए ये साइड आपका बी दिया गया है तो ये वाला साइड भी परपेंडिकुलर वाला बी ही होगा, तो इसको लिख लीजिए बी। और नीचे वाला ये जो साइड है ये तो ए है ही, तो यहाँ से अगर tan अल्फ़ा आप लिखें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में तो tan अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स b बाई ए। यहाँ से एंगल आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एंगल पे रिजल्टेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इसी में अगर हम सेकंड केस देखें, केस सेकंड में सपोज़ हमारे पास दो फोर्सेस दिए गए हैं जो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। दो वेक्टर्स हमने बना दिए, ये वेक्टर हो गया ए और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर भी ऐड कर रहा है बी। तो एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हमारे ए और बी एक्ट कर रहे हैं, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ तो पैरेललोग्राम पॉसिबल ही नहीं है बनाना, तो रिजल्टेंट ये जो आएगा रिजल्टेंट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट होगा सिंपली सम ऑफ ए प्लस बी, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा ए प्लस बी। और अगर आप फार्मूले से निकालना चाहें वहाँ भी निकाल सकते हैं कि भाई ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। अब रिजल्टेंट वाले फार्मूले से आप निकालिए r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 होगा जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो r का वैल्यू मिल जाएगा ए प्लस बी। ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी रिजल्टेंट कब है, जब दोनों वेक्टर्स ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 हो, तब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आ जाएगा ए प्लस बी। सिमिलरली इसी तरीके से इसका एक केस थर्ड और देख लेते हैं। सपोज़ राइट की तरफ इसमें जो वेक्टर हमारा एक्ट कर रहा है वो है ए, और अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर एक्ट कर रहा है उसको हमने कह दिया बी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ए की जो लेंथ है मैंने ज़्यादा दिखाई है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और बी का लेंथ मैंने कम दिखाया है, इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ पर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बड़ा वाला जो आपको वेक्टर दिया गया है उसमें से आप छोटे वाले वेक्टर को माइनस करें तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो आएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। r विल बी a माइनस बी। और अगर आप इसको फार्मूले से निकालना चाहें तो भी निकल जाएगा कि भाई a और b दोनों के बीच का ये एंगल कितना है, ये है 180 डिग्री, तो यहाँ पर जो थीटा है वो है 180 डिग्री। अब आप रिजल्टेंट वाले फार्मूले में थीटा की जगह 180 पुट करो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। ये वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 का वैल्यू -1। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, और अल्टीमेटली रिजल्टेंट आपको वही मिल जाएगा जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, a माइनस बी, कुछ इस तरीके से। तो ये तीन स्पेशल केस आप ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स a और b एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों a वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तब जो रिजल्टेंट आएगा वो सिंपली आप एडिशन से निकाल सकते हैं, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है a प्लस बी। और अगर दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर राइट की तरफ लग रहा है, दूसरा वेक्टर लेफ्ट की तरफ लग रहा है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तब जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा a माइनस बी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वेक्टर के एडिशन के लिए। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में एक दो क्वेश्चन आपको इस पर करके दिखा देता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, आपको दिया गया है टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग on a body. Two forces 10 Newton and 20 Newton are acting on a body at an angle 60 डिग्री। ठीक है, दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन 20 न्यूटन, एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक्ट कर रहे हैं। फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। हमसे पूछा जा रहा है कि
रिजल्टेंट फोर्स बता दीजिए, फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। हमको रिजल्टेंट फोर्स बताना है और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी बताना है। तो करते हैं सॉल्व। सपोज इस डायरेक्शन में ये फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन, इस तरीके से मैंने फोर्स दिखा दिया 10 न्यूटन, और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हमको क्वेश्चन में दिया गया है 60 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ से निकालना है रिजल्टेंट, तो उसके लिए हमने पैरेललोग्राम तो बना ही लिया है कि भाई 20 न्यूटन आपने रिप्रेजेंट कर दिया, 10 न्यूटन रिप्रेजेंट कर दिया और डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम बना दिया, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा और रिजल्टेंट होगा कितना, ये आर आपको मिल जाएगा √20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 10 cos 60। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, r = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो a की वैल्यू कितना मिल गया 20, b का वैल्यू मिल गया 10 और थीटा का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। सारी वैल्यूज पुट करके निकालते हैं आंसर। ये हो जाएगा √400 प्लस 100 प्लस 400 cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये आएगा √500 प्लस 200, ये वैल्यू आपको मिल रहा है √700 न्यूटन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10√7 न्यूटन, ये आपको फोर्स मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है यहाँ पर 10√7, और अगर 10√7 जो रिजल्टेंट फोर्स उसका डायरेक्शन हम निकालें 20 न्यूटन वाले फोर्स से, ये एंगल अल्फ़ा अगर हम निकालना चाहें तो अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा भी देख लेते हैं। तो tan अल्फ़ा का जो हमने भी फार्मूला लिखा था, tan अल्फ़ा का फार्मूला था b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो b का वैल्यू कितना दिया है, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए ये a हो गया 20 और b हो गया 10, तो b की जगह आप डालेंगे 10 sin थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन a + b, दैट मीन्स 20 + 10 cos 60। तो 10 sin 60 का वैल्यू √3/2 अपॉन में 20 + 10 cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 5√3 अपॉन में 20 + 5, दैट मीन्स 5√3 अपॉन 25, और अल्टीमेटली ये मिल जाएगा आपको √3/5। तो tan अल्फ़ा जो हमको यहाँ से मिला है वो आया है √3/5। इस पर्टिकुलर अल्फ़ा एंगल पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली। आपने रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है वो सीखा, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो भी हमने आपको यहाँ से सिखाया। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर हमको रिजॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो यूजुअली वेक्टर के रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि सपोज इस तरीके से हमको वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर को हमने कह दिया r, ये वेक्टर हमको दिया गया है, और इस r वेक्टर को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ दो कंपोनेंट में। इस तरीके से इसको हमने कह दिया x, इसको कह दिया y। r वेक्टर को मैं x और y एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना चाहता हूँ। अब रिजॉल्व करने के पहले मान लेते हैं कि ये एंगल हमको दिया है अल्फ़ा, ये एंगल हमको अल्फ़ा दिया है। यहाँ से मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर पुट कर दिया मैंने, यहाँ भी इस तरीके से परपेंडिकुलर पुट कर दिया। तो r का जो कंपोनेंट हमको मिलेगा x एक्सिस के अलॉन्ग वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो डिस्टेंस होगी ये r का x कंपोनेंट होगा, और यहाँ ऊपर की तरफ जो मैं डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ ये r का y कंपोनेंट होगा। अब rx और ry अगर मुझे मिल जाएँ तो rx और ry से मैं कैपिटल R पे पहुँच सकता हूँ। दैट मीन्स ये जो रिजल्टेंट r मैंने दिखाया है इसके अगर x और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट लिखो आप, तो r का x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी rx, और इसका जो y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा ये होगा ry। rx और ry हमको निकालने हैं। तो अगर आप इसमें साइन अल्फ़ा निकालें, साइन अल्फ़ा विल बी ry अपॉन r, तो यहाँ से ry हो जाएगा r साइन अल्फ़ा। सीधे सीधे हमने क्या करा, ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है इसमें साइन अल्फ़ा लगा दिया, तो ये हो जाएगा ry अपॉन में r। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप कॉस अल्फ़ा लगाएं तो कॉस अल्फ़ा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स rx डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और rx का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर r कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ rx और ry हमने दो कंपोनेंट निकाले हैं इस पर्टिकुलर वेक्टर r के। तो रिजोल्यूशन
इसका मतलब तो सिंपली यही है कि आपने अगर दो कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई निकाले हैं तो ये जो वेक्टर आर है इसको आप सिंपली आर एक्स और आर वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। आर एक्स और आर वाई से इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको आर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया तो आपने ट्रायंगल से निकाल दिया आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा, बट अगर क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे। सपोज इस तरीके से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन और कहा जा रहा है कि जो 10 न्यूटन फोर्स है ये यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री वाई एक्सिस से। 10 न्यूटन का वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 10 न्यूटन के एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होंगे वो बता दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, 10 न्यूटन से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा 10 न्यूटन का वो मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 10 cos 30। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई 10 न्यूटन तुमको कुछ इस तरीके से दिया गया है। 10 न्यूटन का एंगल जिस साइड से दिया हो, जैसे यहाँ 10 न्यूटन दिया था और 10 न्यूटन का एंगल मुझे वाई एक्सिस से दिया गया है, तो जिस साइड से एंगल दिया जाएगा उधर हमेशा आएगा कॉस वाला कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा आएगा साइन वाला कंपोनेंट। तो 10 न्यूटन का एंगल मुझे वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री दिया गया था, तो 10 न्यूटन का वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 10 cos 30। और इसी 10 न्यूटन का अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालूँ तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा 10 sin 30। अब सिमिलरली कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी दी हो उसका रिजल्टेंट जो होगा उसके दो कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ तो मैंने आपको 10 न्यूटन के लिए बता दिया। अब इसी तरीके से सपोज कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ 25 मीटर पर सेकेंड making an angle 30 degree with the x axis। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x axis and y axis। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x axis and y एक्सिस। हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए ज़रा इस तरीके से 25 मीटर पर सेकेंड ये बॉडी का वेलोसिटी हमने रिप्रेजेंट कर दिया और वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री। अब अगर वेलोसिटी के हमको कंपोनेंट निकालना है एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग तो 25 जो वेलोसिटी है इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए और जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो होगा 25 cos 30 और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा 25 sin 30। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो हमने बताया आपको। और ये आपने जब कंपोनेंट निकाले हैं तो कैसे निकाले हैं इसको भी समझ लेते हैं कि 25 जो वेलोसिटी है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है और मैंने आपको बताया कि जिस साइड से एंगल हो दिया जाएगा उधर आएगा कॉस। तो 25 का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया गया था इसलिए इधर आ गया कॉस 25 cos 30 और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया है वाई एक्सिस के लॉन्ग ये आया है 25 sin 30। तो जिधर से एंगल दिया जाए उधर आएगा कॉस में कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा साइन में कंपोनेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक केस और देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सपोज़ कोई बॉडी है जिस पर 2-3 फोर्सेस हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक इस तरीके से मान लेते हैं ब्लॉक दिया गया है और इस ब्लॉक पर इस तरीके से एक फोर्स सपोज ये हमको एक ब्लॉक दिया गया है, ब्लॉक पर इस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन और एक दूसरा फोर्स हमने ब्लॉक पर लगा दिया है, ये फोर्स है 10 न्यूटन। ब्लॉक इस तरीके से जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री और जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। अब अगर हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना हो एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग तो मैं एक एक करके रिजॉल्व करता हूँ। 20 न्यूटन का कंपोनेंट अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालो तो 20 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस से ही एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो 20 न्यूटन का इस पर्टिकुलर वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आ जाएगा ये हो जाएगा 20 cos 37 और इसका अगर एक्स एक्सिस के साथ अलॉन्ग आप कंपोनेंट निकालें तो ये हो जाएगा 20 sin 37। तो आपने दो कंपोनेंट निकाल लिए, 20 का कंपोनेंट आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग निकाल लिया, ये हो गया 20 cos 37 और एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाला है, ये हो गया 20 sin 37। ध्यान ये रखना है कि 20 न्यूटन का जिस साइड से एंगल दिया जाए उधर आएगा कॉस और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा साइन।
सेम यही काम करते हैं 10 न्यूटन के लिए। अब 10 न्यूटन का एंगल एक्स एक्सिस से इधर से आपको 37 डिग्री एंगल दिया गया है, तो इधर आएगा कॉस कंपोनेंट। तो 10 न्यूटन का सिमिलरली अगर हम कंपोनेंट निकालें तो 10 न्यूटन का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 10 कॉस 37, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिल जाएगा ये हो जाएगा 10 साइन 37। तो अभी आपने क्या करा है, जब फोर्सेस को रिजॉल्व करा है तो अल्टीमेटली जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग इधर आ जाएगा 20 साइन 37, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है आपके पास 10 कॉस 37, और ऊपर की तरफ दो फोर्सेस आपको देखने को मिले हैं, एक तो है 20 कॉस 37 और दूसरा मिला है 10 साइन 37। तो ये जो फोर्सेस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये फोर्सेस इस पर्टिकुलर बॉडी पर एक्ट करेंगे अगर हम 10 न्यूटन और 20 न्यूटन को रिजॉल्व करें। एक्चुअल में तो 10 और 20 न्यूटन ही है, लेकिन हम जब हमने इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है तो इन दो फोर्सेस को, मतलब 10 न्यूटन और 20 न्यूटन वाले फोर्सेस को हटा करके हम एक्स और वाई में ये फोर्सेस अगर लगा दें तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे आप रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर का एडिशन आप पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारा बचता है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का हमको एंगल देखना हो तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा। तो दो वेक्टर, सपोज ए वेक्टर हमको इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, ये है बी वेक्टर, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। सिमिलरली एक दूसरा सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं, ये हमको दिया गया है ए वेक्टर और कुछ इस तरीके से हमको दूसरा वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर और ये एंगल है 60 डिग्री। एक तीसरा केस कंसिडर कर लेते हैं, इस तरीके से दिया गया है ए वेक्टर, कुछ इस तरीके से दिया गया है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया और इनके बीच का एंगल दिया गया है 60 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिए गए हैं, इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, आपको ध्यान ये रखना है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तभी कंसीडर करते हैं जब या तो दोनों वेक्टर्स इस तरीके से आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहे हों, या तो दोनों वेक्टर्स इस तरीके से अंदर की तरफ आके मिल रहे हों। तो अगर फर्स्ट केस आप देखें तो फर्स्ट केस में ये ए वेक्टर भी बाहर की तरफ एरो ले करके बनाया गया है और बी वेक्टर भी बाहर की तरफ एरो लेके बनाया गया है। तो जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे अगर थर्ड केस आप देखें, थर्ड केस में देखो ये ए वेक्टर भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रहा है और बी वेक्टर भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो दोनों वेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आप देखें तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल जब आप कंसिडर कर रहे हैं तो वही एंगल कंसिडर करेंगे जब या तो दोनों वेक्टर्स एक पॉइंट पर आके मिल रहे हों, जैसा कि मैंने केस थर्ड में दिखाया है, या तो दोनों वेक्टर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहे हों, तब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। लेकिन अगर आप बी वाले केस में देखें तो यहाँ पर एक वेक्टर तो बाहर की तरफ निकल रहा है, दूसरा वेक्टर अंदर आके मीट कर रहा है। तो यहाँ अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो बी वेक्टर दिया गया है इसको डॉट डॉट करके आगे की तरफ बढ़ा लीजिए। बी वेक्टर को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया तो ये हो गया बी वेक्टर का डायरेक्शन, हमने डॉटेड करके यहाँ पे दिखा रखा है, ये है ए वेक्टर। तो यहाँ पर ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। अभी जब हमने डॉटेड करके बढ़ा दिया है तो अभी ये बाहर की तरफ एरो है और ए वेक्टर का भी बाहर की तरफ एरो है। अब जरा दोनों के बीच का एंगल देखिए, तो ये जो एंगल आएगा ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो सेकंड वाले केस में एंगल जो होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इट विल बी 120 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स के बीच का जब आप एंगल देख रहे हैं तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल वही कंसिडर किया जाएगा जब या तो दोनों वेक्टर्स बाहर की तरफ निकल रहे हों या दोनों वेक्टर अंदर की तरफ आके मिल रहे हों। अब एक वेक्टर अगर बाहर की तरफ है, दूसरा वेक्टर अंदर आके मिल रहा है, तो आप क्या करें, जो अंदर आके मिल रहा है उसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लें और उसके बाद फिर ए और बी के बीच का एंगल देख लें। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले बी को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, उसके बाद ए और बी के बीच का एंगल मैंने 120 डिग्री लिख दिया। तो ये प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा जब कभी भी आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल के लिख रहे हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।